हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्रिपल ए ब्राइट एकेडमी। स्टूडेंट्स, अब अपनी वीकली करंट अफेयर सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज कवर करेंगे 15 से 21 नवंबर के करंट अफेयर्स। सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को बहुत अच्छे से कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर हमसे जुड़े रहना चाहते हैं, डू सब्सक्राइब अवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को और देखते हैं पिछले हफ्ते की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज। तो पहली न्यूज हमारे पास म्यांमार से रिलेटेड है। म्यांमार जो हमारी नेबरिंग कंट्री है, वहां पर इलेक्शन हुए थे, तो म्यांमार से रिलेटेड जो भी न्यूज होगी वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट होगी। तो म्यांमार में इलेक्शन जीतती हुई जो पार्टी नजर आई वो है हमारे पास नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। इस पार्टी की जो लीडर है वो है आंग सैन स्यू की। तो आंग सैन स्यू की जब मैं बात करता हूं स्टूडेंट, इनके बारे में बहुत सारी बातें हैं बताने के लिए, मतलब कि लाइक एक बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है थ्रू आउट द वर्ल्ड, और इनकी पार्टी ही फिर से इलेक्शन जीतती हुई दिखाई दे रही है। स्टेट काउंसलर ये फिर से बनेगी। देखिए, म्यांमार की जब मैं बात करूं, म्यांमार के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन आपको बहुत अच्छे से होनी चाहिए, जैसा कि कैपिटल। बहुत से बच्चों को कैपिटल में कंफ्यूजन रहती है। तो म्यांमार की कैपिटल है नैपिडू, ठीक है, याद रखिएगा। म्यांमार की कैपिटल जो है वो है नैपिडू। और एक चीज और मैं बता दूं स्टूडेंट, म्यांमार में जो प्रेसिडेंट की पोस्ट है वो हमारे पास किसके पास है? वो है विन मिंट के पास, ठीक है। विन मिंट इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ म्यांमार। और म्यांमार हमारे पास, आपको यह भी पता होना चाहिए, ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में रहा। इवन आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक समय पे म्यांमार के सेंट्रल बैंक के रूप में भी काम किया, जिसका म्यांमार का ओल्ड नेम होता था बर्मा, ठीक है। आज की डेट में इंडिया के 4 राज्य ऐसे हैं, 4 स्टेट्स ऐसी हैं जो इसके साथ अपनी बॉर्डर शेयर करती हैं। ये भी याद रखिएगा, हमारे पास कितनी स्टेट्स हैं? 4 स्टेट, जो कि अराउंड 1643 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर जो है वो इसके साथ शेयर करते हैं। 1643 पॉइंट नहीं आएगा स्टूडेंट बीच में, ओके। सो इतनी लॉन्ग यहां पर बॉर्डर है हमारे पास किसके साथ? म्यांमार के साथ, ठीक है। और कौन कौन सी स्टेट बॉर्डर शेयर करती है वो भी मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले हमारे पास इसमें अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर शेयर करता है। उसके अलावा मणिपुर है, मिजोरम है, ठीक है, नागालैंड है। ये 4 स्टेट ऐसे हैं जो बॉर्डर शेयर करते हैं किसके साथ? म्यांमार के साथ। चलिए, म्यांमार से रिलेटेड एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूं। इंडिया और म्यांमार दोनों ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में थे। आप मुझे स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि म्यांमार को ब्रिटिश रूल से कौन से ईयर में इंडिपेंडेंस मिली? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। म्यांमार गोट इंडिपेंडेंस इन विच पर्टिकुलर ईयर? तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, याद रखिएगा। जनवरी 1948 में हमारे पास क्या हुआ? म्यांमार को इंडिपेंडेंस मिली, ठीक है। जनवरी 1948 में म्यांमार गोट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। ओके, चलिए जो आगे चलते हैं। लोनार लेक एंड सुर सरोवर एडिड टू द रामसर साइट्स। देखिए, प्रकाश जावड़ेकर जो कि हमारे पास मिनिस्टर है एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के, उन्होंने अनाउंस किया है कि सुर सरोवर, ठीक है, जो कि हमारे पास कीथम लेक के नाम से भी जाना जाता है, कहां पर? यूपी में। तो आपको याद रखना है, सुर सरोवर कहां है? यूपी में, ठीक है। और लोनर लेक जो कि कहां है? महाराष्ट्र में। इन दोनों को ऐड किया गया है हमारे पास रामसर साइट्स में। लोनर लेक बहुत ही खास है स्टूडेंट। लोनर लेक कैसे बनी थी? महाराष्ट्र के अंदर एक बहुत ही बड़ा क्रेटर हमारे पास है ये, और ये हमारे पास ऐसा माना जाता है, कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि एक बहुत ही बड़ी हेवनली बॉडी यहां आकर टकराई थी और उसकी वजह से हमारे पास ये जो लेक है वो बनी थी। चलिए, अभी के लिए अगर हम बात करें तो वेटलैंड की प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास है रामसर कन्वेंशन। तो जहां भी आपको रामसर कन्वेंशन दिख जाए तो रामसर कन्वेंशन के बारे में एक चीज याद रखना कि रामसर कन्वेंशन इज सब्जेक्टेड टू वेटलैंड। ये कौन से ईयर में साइन हुई थी? 1971 में ये साइन हुई थी, ठीक है। और एक्चुअली में रामसर एक जगह का नाम है जो कि कहां है? ईरान में। रामसर एक जगह का नाम है जो कि कहां है? ईरान में। अब पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो सबने याद रखनी है कि भारत में कितनी रामसर साइट्स हैं? देयर आर 41 रामसर साइट्स इन इंडिया। तो एक क्वेश्चन मेरे पास ये भी हो गया कि ये 2 साइट्स अभी रिसेंटली ऐड हुई हैं, तो अब भारत में कितनी रामसर साइट्स हो चुकी हैं? तो याद रखिएगा, देयर आर 41 रामसर साइट्स इन इंडिया राइट नाउ, जो कि हमारे पास किससे सब्जेक्टेड है? वेटलैंड से। और ये रामसर कन्वेंशन को हम कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स भी बोलते हैं, ये भी याद रखिएगा। रामसर कन्वेंशन इज ऑल्सो नोन एज कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स, ठीक है। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट है। और भारत में सबसे बड़ी रामसर साइट कौन सी है? चिलिका लेक। ये भी एक चीज याद रखिएगा, बड़ी फेमस लेक है भारत की, ठीक है। चिलिका लेक जो है वो भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट है एज पर द रामसर कन्वेंशन। चलिए, आपसे मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूं, हमारे पास रामसर साइट से रिलेटेड बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछूंगा। कई सारी चीजें मैंने आपको बताई, आप मुझे स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आसान बैरेज
आसान बैरेज एक रैमसर साइट है, ये बहुत ही फेमस रैमसर साइट है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए आसान बैरेज भारत के किस राज्य में स्थित है। आसान बैरेज जो कि एक रैमसर साइट है, भारत के किस राज्य में स्थित है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। ओके तो ये है स्टूडेंट हमारे पास उत्तराखंड में आसान बैरेज की जो साइट है वो कहां है, दैट इज इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। चलिए जी, सांस कैंपेन टू रिड्यूस चाइल्डहुड निमोनिया। देखिए निमोनिया ओल्ड एज पर्सन को भी इंपैक्ट करता है और बच्चों को भी बहुत बड़े लेवल पे इंपैक्ट करता है। ऐसा माना जाता है कि पूरे विश्व में बच्चों की डेथ का एक सबसे बड़ा रीजन निमोनिया है। तो निमोनिया में आपको पता है लंग्स इफेक्टेड होते हैं, तो उसको यहां पर टैकल करने के लिए गवर्नमेंट ने सांस कैंपेन चलाई थी, उसको फर्दर एक्सटेंड गवर्नमेंट कर रही है। तो पहले तो आपने ये याद रखना है सांस कैंपेन का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है। सो व्हाट इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ सांस कैंपेन। तो सांस कैंपेन का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है हमारे पास निमोनिया को कम करना। तो इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं, सोशल एक्शन एंड अवेयरनेस टू न्यूट्रलाइज निमोनिया। ठीक है, सोशल एक्शन एंड अवेयरनेस टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। सो दैट इज द कैंपेन स्टार्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ये भी याद रखिए कौन से मंत्रालय की तरफ से चलाया गया है। अब एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा स्टूडेंट, निमोनिया को लेकर अवेयरनेस फैलाने के लिए 12 नवंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड निमोनिया डे। याद रखिएगा 12 ऑफ नवंबर, नोट डाउन कर लीजिएगा, 12 ऑफ नवंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड निमोनिया डे। ठीक है, और देखिए इस सब में, इस पूरे प्रोग्राम में अल्टीमेटली हेल्प किसकी ली जाएगी, आशा वर्कर्स की। एक टर्म यूज होती है आशा वर्कर्स, जब भी आप इंडियन हेल्थ सिस्टम के बारे में बात करते हैं। आशा वर्कर्स की फुल फॉर्म, आशा की फुल फॉर्म है, तो आशा वर्कर्स की यहां पर फुल फॉर्म है, तो आशा की फुल फॉर्म क्या है, एग्रीगेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। याद रखिएगा आशा की खुद की फुल फॉर्म है एग्रीगेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। तो आशा वर्कर्स की हेल्प ली जाएगी इस कैंपेन को आगे बढ़ाने में, सांस कैंपेन को आगे बढ़ाने में। एक चीज और, अल्टीमेट टारगेट क्या है, टारगेट आपको याद रखना पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो टारगेट क्या है कि हमने निमोनिया की जो डेथ है उसको कम करना है, 3% तक लेके आना है, लेस देन 3%। ठीक है, ऑफ पर 1000, मतलब कि 1000 में आप देखिएगा कि प्रति 1000 बर्थ पे हमारे पास लाइव बर्थ में लेस देन 3 डेथ होनी चाहिए 2025 तक। ऐसा गवर्नमेंट का टारगेट है। इस सांस कैंपेन के थ्रू हमने ये टारगेट अचीव करना है। ठीक है, और इस सब में हमारे पास आप याद रखिएगा कि हमारे पास WHO हमें गाइड जरूर करेगा। ठीक है, WHO हमें कहीं ना कहीं गाइड जरूर करेगा, और उसी से रिलेटेड, WHO से रिलेटेड हमारे पास एक नेक्स्ट न्यूज भी आ जाती है हेल्थ से रिलेटेड, दैट इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक न्यूज है कि फर्स्ट एवर वैक्सीन टू बी लिस्टेड अंडर WHO's EUL। व्हाट इज EUL? दैट इज इमरजेंसी यूज लिस्टिंग। अब ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट, यहां पर पहली बार WHO ने अपनी तरफ से एक स्टेप लेते हुए NOPV2, अब ये NOPV2 क्या है, नोवल ओरल पोलियो वैक्सीन टाइप 2, जो कि मैन्युफैक्चर की जाती है इंडोनेशिया की बायोफार्मा। ये स्पेलिंग ठीक लिखे हुए हैं, ये फार्मा ही है। वैसे तो फार्मा की स्पेलिंग PHARMA होते हैं ना, लेकिन यहां पर यही है, बायोफार्मा PT नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो उसको अप्रूवल दिया है कि वो जल्दी जल्दी इमरजेंसी लेवल पर हमारे पास क्या करे, वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग करे, और इसको WHO की तरफ से अप्रूवल मिला है, और इसका यूज किया जाएगा पूरे वर्ल्ड में पोलियो को एलिमिनेट करने के लिए। जनरली कौन सी कंट्रीज में, वेस्टर्न पैसिफिक कंट्रीज में, मेडिटेरियन कंट्रीज में, अफ्रीकन कंट्रीज में पोलियो की वैक्सीन का यहां पर कहीं ना कहीं यूज किया जाएगा। देखिए यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, पोलियो की जो वैक्सीन है वो ओरल वैक्सीन है। ओरल वैक्सीन का मतलब मुंह के थ्रू दी जाती है। जनरली वैक्सीन आपने देखा होगा इंजेक्शन के थ्रू दी जाती है, लेकिन पोलियो की जो वैक्सीन है वो ओरल वैक्सीन है। और इस ओरल वैक्सीन को किसने डेवलप किया था, एल्बर्ट सेबिन ने। याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको बता रहा हूं कि अगर पेपर में अभी क्वेश्चन आपसे कभी पूछ लेगा, पूछा भी जाता है कि हु डेवलप्ड पोलियो ओरल वैक्सीन, पोलियो की ओरल वैक्सीन किसने डेवलप की थी, तो एल्बर्ट सेबिन ने। ठीक है, और 24 ऑफ अक्टूबर को, याद रखिएगा ये डेज वाले क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। 24 ऑफ अक्टूबर को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड पोलियो डे। 24 ऑफ अक्टूबर को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड पोलियो डे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैक्सीन को लेकर अगर हम बात करें तो आजकल सबसे ज्यादा वैक्सीन, कौन सी वैक्सीन को लेकर सबसे ज्यादा बात हो रही है, जनरली कोविड की वैक्सीन को लेकर, है ना, कोविड वैक्सीन को लेकर। और ऐसा माना जा रहा है कि कोविड की वैक्सीन अगले 2 से 2.5 महीने तक मार्केट में आ जाएगी, इंडिया में अवेलेबल हो जाएगी। लेकिन आपको पेपर पॉइंट से याद रखना, देखो ऐसे क्वेश्चन में गलती होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे कि
डब्ल्यूएचओ ने कौन सी वैक्सीन को इमरजेंसी यूज लिस्टिंग में डाला है? और ज्यादातर बच्चे क्या टिक करके आएंगे इमरजेंसी यूज लिस्टिंग का सुनकर कि कोविड की वैक्सीन होगी, लेकिन ये पोलियो की वैक्सीन है। देखना स्टूडेंट, इसमें गलती होने के चांसेस मैक्सिमम बच्चों के रहेंगे। चलिए आपको मैं एक चीज यहां पर एक क्वेश्चन ही पूछ लेता हूं कि यूनाइटेड नेशन क्या चाहता है कि जो कोविड की वैक्सीन आ रही है, वैक्सीन से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछूंगा, वैक्सीन को लेकर न्यूज चल रही है ना, यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र चाहता है कि कोविड की जो वैक्सीन आ रही है उसको लेकर कोई भी भ्रमता ना फैले, कोई भी हमारे पास लोगों के बीच में हमारे पास मिस इंफॉर्मेशन ना फैले। तो आप ये मुझे बताइए कि नेम द यूएन इनिशिएटिव टू काउंटर मिस इंफॉर्मेशन ऑन कोविड-19 वैक्सीन। यूनाइटेड नेशन के इनिशिएटिव का नाम बताइए जो यूनाइटेड नेशन ने लिया है टू स्टॉप द मिस इंफॉर्मेशन ऑन कोविड-19 वैक्सीन। कोविड-19 की वैक्सीन को लेकर मिस इंफॉर्मेशन ना फैले, उसके लिए यूएन ने कौन सा इनिशिएटिव लिया है? तो याद रखिएगा स्टूडेंट, टीम हालो। यहां पर यूनाइटेड नेशन ने एक इनिशिएटिव लिया है जिसमें उसने नाम रखा है टीम हालो। टीम हालो में क्या होगा कि ये जो टीम है, यूनाइटेड नेशन ने एक साइंटिस्टों की एक टीम बनाई है। याद रखेगा टीम हालो का जो संबंध है वो किससे? यूनाइटेड नेशन से। यहां पर यूनाइटेड नेशन ने साइंटिस्ट्स की एक टीम बनाई है जो किस लिए काम करेगी कि कोविड-19 की वैक्सीन को लेकर कोई भी इंटरनेशनल लेवल पे मिस इंफॉर्मेशन ना स्प्रेड आउट हो। अब एक और न्यूज डब्ल्यूएचओ से रिलेटेड यहां कवर कर लेते हैं। डब्ल्यूएचओ ने यहां पर क्या कहा है कि वो सर्वाइकल कैंसर को पूरे विश्व से एलिमिनेट करेगा। सर्वाइकल कैंसर, देखो अब पेपर में मैं क्वेश्चन क्या पूछ सकता हूं, पेपर में मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूं कि डब्ल्यूएचओ कौन से कैंसर को एलिमिनेट करने के लिए टारगेट सेट कर रहा है। सो डब्ल्यूएचओ आपको पता है हेडक्वार्टर हमारे पास जिनीवा स्विट्जरलैंड में है, तो इसने सर्वाइकल कैंसर को एलिमिनेट करने की बात कही है। आपको मैं बता दूं कि वुमेन्स में सबसे कॉमन कैंसर जो देखने को मिलता है इंडिया के अंदर, वुमेन्स के अंदर जो सबसे कॉमन कैंसर देखने को मिलता है दैट इज सर्वाइकल कैंसर। ओके, सो ग्लोबल स्ट्रेटजी टू एक्सेलरेट द एलिमिनेशन ऑफ सर्वाइकल कैंसर, दैट इज द प्रोग्राम इनिशिएटेड बाय डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और इनका टारगेट रहेगा कि 5 मिलियन रिलेटेड डेथ्स जो हैं, ठीक है, इनको वो रिड्यूस कर पाए 2050 तक। तो अल्टीमेटली काफी हद तक हमारे पास सर्वाइकल कैंसर इज द फोर्थ मोस्ट कॉमन कैंसर अमंग वुमेन ग्लोबली, लेकिन इंडिया में बहुत ज्यादा लेवल जो है सर्वाइकल कैंसर का वो हाई है। ठीक है, सो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको पता होने चाहिए। और डब्ल्यूएचओ के डायरेक्टर जनरल का नाम आपको पता ही होगा, बहुत न्यूज में रहते हैं आजकल, टेड्रोस एडनॉम। ठीक है, वो भी याद रखिएगा, टेड्रोस एडनॉम। चलिए जी, नेक्स्ट हमारे पास वर्ल्ड्स बिगेस्ट फ्री ट्रेड पैक्ट आरसीईपी। अब कुछ लोग इस न्यूज को एक पॉजिटिव वे में भी देख रहे हैं, कुछ नेगेटिव वे में भी देख रहे हैं। हम इसको न्यूट्रल होकर एनालाइज करते हैं। देखिए, विश्व का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। अब ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है? एफटीए। कि देखिए, जैसे भी भारत में कोई प्रोडक्ट फॉरेन से बनकर आया, जैसे टेक द एग्जांपल आईफोन भारत में बनकर आया दूसरी कंट्री से, तो हम उसको, हमारी गवर्नमेंट उसके ऊपर एक टैक्स लेती है, हमारी गवर्नमेंट उसके ऊपर एक अच्छा खासा टैक्स लेती है। तो अब जब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है तो हम क्या करते हैं, टैक्सेस को, जो फॉरेन से प्रोडक्ट बनकर हमारी कंट्री में आ रहा है उन टैक्सेस को हम क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, खत्म कर देते हैं। तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है कितनी कंट्रीज के बीच में? 15 कंट्रीज के बीच में। और कौन सी 15 कंट्रीज है? एशिया पैसिफिक की कंट्रीज है। ये जरा मैप देखिएगा, अगर आपको थोड़ा सा दिखाई दे रहा हो तो यहां पर जो ग्रीन कलर में कंट्रीज आपको दिखाई दे रहे हैं वो सब कंट्रीज इसमें शामिल हैं। इंडिया को स्पेशली फिर ब्लू कलर में क्यों दिखाया गया, रीजन समझिएगा। आरसीईपी के टोटल 16 मेंबर थे, ध्यान समझने की कोशिश कीजिएगा। आरसीईपी की फुल फॉर्म है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। ठीक है, आरसीईपी की फुल फॉर्म यहां लिखी भी हुई है, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। इसके टोटल 16 मेंबर थे। उन 16 में से एक इंडिया ऐसा मेंबर था जिसने क्या कहा कि वो आरसीईपी के एग्रीमेंट पे साइन नहीं करेगा। अब क्वेश्चन, ऐसा इंडिया ने क्यों किया? क्या इंडिया को इसका फायदा होगा या नुकसान होगा, वो भी जान लेते हैं। देखिए, अगर हम इस एग्रीमेंट पे साइन करते तो इसका मतलब क्या था कि इन 15 कंट्रीज, कौन कौन सी 15 कंट्रीज, जिसमें हमारे पास ऑस्ट्रेलिया भी है, न्यूजीलैंड भी है, चाइना भी है, जापान भी है, साउथ कोरिया भी है, ठीक है, और एशियन कंट्रीज, एशियन में हमारे पास 10 कंट्रीज आते हैं, ठीक है, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, ठीक है। तो इन कंट्रीज से कोई भी अगर सामान आएगा तो हम उसके ऊपर टैक्स नहीं लेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? उनसे कोई भी सामान आएगा तो उनके ऊपर हम टैक्सेस को बहुत रिड्यूस करेंगे। और सेम इंडिया को इनकी मार्केट का एक्सेस मिलेगा। क्या इंडिया को कुछ फायदा होना था? तो जी हां, इंडिया को भी बहुत सारा फायदा होना था। लेकिन इंडिया को अब ये डर सताने लगा, ध्यान सुनिएगा, इंडिया को भी डर सताने लगा कि चाइना पहले ही हमें इतना सारा सामान भेजता है और हम ज्यादातर कंट्रीज से सामान इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, तो हमारी मार्केट तो इनके सामान से भर जाएगी और हमारे लोकल मैन्युफैक्चरर बर्बाद हो जाएंगे।
अब बहुत से बच्चों को सुनकर खुशी हुई होगी कि इंडिया ने आरसीईपी का एग्रीमेंट साइन नहीं किया, लेकिन इसका एक नेगेटिव पॉइंट भी मैं आपको बताता हूं। नेगेटिव पॉइंट क्या था? देखो, इंडिया ने ये जो साइन नहीं किया ना, वो इस डर से किया कि हम मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते। ये शर्म की बात है, एक्चुअली में देखा जाए तो ये शर्म की बात है। क्यों? हमें भी तो उनकी मार्केट का फ्री एक्सेस मिल रहा था। अगर उनको हमारी मार्केट का एक्सेस मिल रहा था तो हमें भी उनकी मार्केट का फ्री एक्सेस मिल रहा था। हम भी तो अपने प्रोडक्ट वहां बेच सकते थे। लेकिन इंडियंस को, इंडियन मार्केट को, इंडियन मैन्युफैक्चरर के ऊपर इंडियन गवर्नमेंट को भरोसा ही नहीं है कि वो उस लेवल का प्रोडक्ट बना सके जो एक्सपोर्ट हो सके। हमारी मैन्युफैक्चरिंग आज भी उस लेवल की नहीं है, हमारी सप्लाई चेन आज भी अच्छी नहीं है। जो सप्लाई चेन होती है, सप्लाई चेन प्रोडक्ट का इधर उधर पहुंचना, ठीक है। चाइना ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसको बहुत अच्छे से डेवलप किया। आपको सुनकर थोड़ी सी हैरानी होगी शायद, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1991 में, 1991 में, ज्यादा दूर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, 1991 की बात कर रहा हूं, सिर्फ 29 साल पहले, 29 ईयर्स बैक, चाइना और इंडिया की पर कैपिटा इनकम ऑलमोस्ट सेम थी। टेक्निकल लेवल पे इंडिया और चाइना सेम थे ऑलमोस्ट 1991 में। लेकिन उसके बाद चाइना ने जो ग्रोथ पकड़ी, आज हम चाइना के आसपास भी नहीं है। ठीक है, चाहे आपको अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन ये रियलिटी है कि आज चाइना को वर्ल्ड की फैक्ट्री कहा जाता है। ठीक है, वर्ल्ड फैक्ट्री किसको कहा जाता है? चाइना को। और हम इतना पीछे यहां पर पिछड़ चुके हैं। तो एशियन कंट्री साथ तो वैसे भी हमारे कई सारे एग्रीमेंट हो चुके हैं। लेकिन अब आपने दो तीन क्वेश्चन याद रखने हैं। पहली बात तो, आरसीपी के अंदर कितने मेंबर्स ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया? 15 मेंबर्स ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया। आरसीपी का कौन सा मेंबर इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में शामिल नहीं हुआ? दैट इज इंडिया। ठीक है, आरसीईपी के अंदर कौन सा मेजर ग्रुप पार्टनर है? तो याद रखना, आरसीईपी के अंदर कौन सा मेजर ग्रुप पार्टनर है? दैट इज एशियान। कौन सा मेजर ग्रुप पार्टनर है? एशियान ग्रुप पार्टनर है। तो एशियान के अकेले ही 10 मेंबर कंट्रीज हो गए। एशियान के अलावा 4 कंट्रीज कौन कौन सी हैं? एशियान के अलावा 4 बड़ी कंट्रीज जो एशियान के मेंबर नहीं है और ग्रुप में शामिल है, वो है चाइना, ठीक है, साउथ कोरिया, ओके, जापान, ऑस्ट्रेलिया और हमारे पास न्यूजीलैंड। तो इस तरह से हमारे पास आप देखिएगा कि ये जो कंट्रीज हैं वो हमारे पास पार्टनर है। टोटल 5 कंट्रीज इसके अलावा, एशियन के अलावा, पार्टनर है यहां पर। चलिए, आपसे मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूं। आप मुझे बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा, आप मुझे एशियन का सेक्रेटेरिएट बता दीजिए कहां पर है। आप सिंपल वर्ड्स में हेडक्वार्टर भी बोल सकते हैं। वेयर इज द सेक्रेटेरिएट, और यू कैन से हेडक्वार्टर ऑफ एशियन। जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। ओके, याद रखिएगा स्टूडेंट, एशियन का जो सेक्रेटेरिएट है वो है जकार्ता में। ठीक है, एशियन का जो सेक्रेटेरिएट है वो कहां है? जकार्ता में। जकार्ता कहां है? दैट इज इन इंडोनेशिया। ठीक है, जकार्ता इंडोनेशिया में इसका सेक्रेटेरिएट आपको देखने को मिलेगा। चलिए जी, नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। इन्फेंट डिडंट गेट मीजल्स वैक्सीन। यहां पर फिर से हम आ गए डब्ल्यूएचओ की एक रिपोर्ट की तरफ। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट आई है अलॉन्ग विद द यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। रिपोर्ट में क्या कहा गया? रिपोर्ट में यह कहा गया कि इंडिया इज among the 6 countries where the highest number of infants who had not received vaccine against measles। तो इंडिया विश्व के उन 6 देशों में शामिल है जिनके बच्चों को मीजल्स को लेकर वैक्सीन नहीं अवेलेबल हो पाती। तो वर्ल्ड में अगर हम देखें तो इंडिया के अलावा 5 कंट्रीज कौन से? सबसे टॉप पे है नाइजीरिया। नाइजीरिया के 3.3 मिलियन बच्चों को यहां पर वैक्सीन नहीं मिल पाती, किसके अगेंस्ट? मीजल्स के अगेंस्ट। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास दूसरे नंबर पे आ जाता है इथियोपिया, फिर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, पाकिस्तान एंड फिलीपींस। इंडिया यहां पर 6 नंबर पे। तो अभी भी इंडिया में वैक्सीनेशन को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। देखिए, नाइजीरिया की मैं बात करूं, नाइजीरिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, अफ्रीका की एक कंट्री है, कई सारी प्रॉब्लम्स को फेस करती है। अभी हमने थोड़ी देर पहले निमोनिया की बात की। आपको बता दूं कि 2019 में एक रिपोर्ट आई थी निमोनिया की डेथ को लेकर। मतलब कि 2020 में आई थी रिपोर्ट, 2019 की निमोनिया की डेथ को लेकर। इसमें बताया गया था 2019 में निमोनिया की वजह से सबसे ज्यादा बच्चों की डेथ कहां हुई थी? नाइजीरिया में। सेकंड नंबर इंडिया का था। निमोनिया की वजह से विश्व में जो सबसे ज्यादा डेथ हुई थी वो नाइजीरिया में हुई थी, सेकंड नंबर इंडिया का था। तो ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं। ऑल्दो इंडिया को इसमें काफी हद तक इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। ठीक है, इंडिया को इसमें काफी हद तक इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, अगर हम यहां पर इस चीज को समझे। ओके, चलो मीजल्स को लेकर एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेता हूं। मीजल हमारे पास कौन से वायरस की वजह से हमें देखने को मिलता है? हाँ जी, मीजल जो डिजीज है वो कौन से वायरस की वजह से देखने को मिलती है? ठीक है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए।
ओके, तो याद रखिएगा स्टूडेंट, हमारे पास दैट इज कोज्ड बाय अ वायरस इन द प्रेमियोक्सी वायरस फैमिली, ठीक है। और यहां पर आप देख सकते हैं कि रेबियो रूबियोला, ठीक है, यहां पर जो वायरस का नाम रहेगा रूबियोला, ठीक है। ये वायरस है जो हमारे पास मीजल्स को क्रिएट करता है, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट न्यूज में से एक इंटरनेशनल चिल्ड्रंस पीस प्राइज। तो इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज हमारे पास दिया गया है 2020 का, और यहां पर ये दिया गया है 17 ईयर ओल्ड सादत रहमान को, जो कि बांग्लादेश हमारी नेबरिंग कंट्री से। और इनको ये प्राइज क्यों मिला? इन्होंने स्टूडेंट हमारे पास एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाई थी साइबर टीम्स नाम से, साइबर बुलिंग को खत्म करने के लिए। साइबर बुलिंग क्या होती है? देखिए आजकल क्या है कि पहले तो बुलिंग होती थी स्कूल में, बच्चों को परेशान किया जाता था, लेकिन आजकल साइबर बुलिंग होती है, बच्चों को हरास किया जाता है सोशली, ठीक है। सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स पे हमारे पास सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स का सहारा लेकर साइबर बुलिंग होती है। तो उसको रोकने के लिए इन्होंने साइबर टीम नाम से एक ऐप बनाई थी, 17 ईयर ओल्ड है महज। तो इसी वजह से इनको ये अवार्ड मिला है किड्स राइट फाउंडेशन की तरफ से। अवार्ड किसकी तरफ से दिया जाता है? किड्स राइट फाउंडेशन, जिसका हेडक्वार्टर कहां है? एम्स्टरडैम नीदरलैंड में, ठीक है। तो याद रखिएगा किसको ये अवार्ड मिला है। अगर देखो स्टूडेंट क्वेश्चंस की बात करें तो वर्ल्ड चिल्ड्रन डे, हमारे पास वर्ल्ड चिल्ड्रन डे ऑब्जर्व किया जाता है 20th ऑफ नवंबर को, याद रखेंगे 20th ऑफ नवंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड चिल्ड्रन डे, ठीक है। यहां पर हम वर्ल्ड चिल्ड्रन डे की बात कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा। आपसे स्टूडेंट मैं एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं, हमने भी साइबर बुलिंग की बात की, आज की डेट में साइबर बुलिंग हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, या साइबर सिक्योरिटी, बेसिकली साइबर सिक्योरिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है ना। साइबर सिक्योरिटी हमारे पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में स्टूडेंट कमेंट करके बताइए कि भारत का पहला ऐसा राज्य कौन सा है, भारत की ऐसी पहली स्टेट कौन सी है जिसने साइबर सिक्योरिटी को लेकर अपनी पॉलिसी जारी की है। नेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया इशू पॉलिसी ऑन साइबर सिक्योरिटी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सिक्योरिटी को लेकर भारत के किस राज्य ने हमारे पास पॉलिसी जारी की है? हम ऑलरेडी इसको कवर कर चुके हैं अपनी करंट अफेयर्स की वीडियो में। जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। ओके, करेक्ट आंसर है स्टूडेंट हमारे पास तमिलनाडु। याद रखिएगा तमिलनाडु भारत का ऐसा राज्य है जिसने हमारे पास साइबर सिक्योरिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर अपनी खुद की पॉलिसी जो है वो बनाई है। नेक्स्ट हमारे पास डीआरडीओ सक्सेसफुली टेस्ट फायर क्यूआर सैम सिस्टम। देखिए व्हाट इज क्यूआर सैम, पहले तो फुल फॉर्म याद रखेंगे, क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। सरफेस से एयर में टारगेट को डिस्ट्रॉय करती है। तो डीआरडीओ ने इसका सक्सेसफुल टेस्ट किया है कहां पर? आईटीआर चांदीपुर। याद रखिएगा हमारी ज्यादातर मिसाइल कहां टेस्ट की जाती है? आईटीआर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर। चांदीपुर कहां है? एक आइलैंड दैट इज इन ओडिशा, ठीक है। ओडिशा टेरिटरी के अंडर ये हमारे पास फॉल करता है, और यहां पर ये मिसाइल जो है सक्सेसफुल टारगेट को हिट करती नजर आई। अब याद रखिएगा इसकी रेंज 25 टू 30 किलोमीटर की रेंज रही। और ये हमारे पास मिसाइल डेवलप किसने की है? देखिए मिसाइल डेवलप करने में कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस का क्रूशियल रोल रहा। डीआरडीओ तो इसमें शामिल है ही है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन और इसमें शामिल रही, भारत डायनेमिक लिमिटेड अलोंग विद भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। थोड़ा सा बात कर लेते हैं भारत डायनेमिक्स लिमिटेड बीडीएल की। तो बीडीएल की मैं बात करता हूं क्योंकि लाइक डीआरडीओ की तो बात हम बहुत बार करते ही रहते हैं। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड की जब मैं बात करता हूं 1970 में ये एस्टैब्लिश हुई। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? हमारे पास जो डायनेमिक्स है, मेनली नाम से क्या पता चल रहा है, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, तो गाइडेड वेपन सिस्टम बनाना इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। इसके एमडी और चेयरमैन कौन है? एस मिश्रा, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के एमडी और चेयरमैन कौन है? एस मिश्रा। सो ही इज द करंट एमडी एंड चेयरमैन ऑफ भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। चलिए अभी हमने बात की क्यूआर सैम की। तो क्यूआर सैम बेसिकली है क्या? ऐसा भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है कि हम न्यूज में सुनते हैं क्यूआर सैम के बारे में। सो व्हाट इज क्यूआर सैम? सो बेसिकली इट्स अ मिसाइल, ठीक है। अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूं, इंडिया के पास एक और मिसाइल है जिसको हम बोलते हैं एलआर सैम, लेकिन वो इंडिया ने इंडिजीनियसली डेवलप नहीं की। इंडिजीनियस का मतलब होता है खुद से डेवलप करना। इसमें एक दूसरी कंट्री ने इंडिया की हेल्प की है। इसमें एक दूसरी कंट्री ने इंडिया की हेल्प की है। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है, आप जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि एलआर सैम नाम की मिसाइल बनाने में इंडिया की हेल्प कौन सी कंट्री ने की है? इंडिया की कौन सी कंट्री पार्टनर है इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एलआर सैम मिसाइल? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए।
ओके, करेक्ट आंसर है स्टूडेंट इजराइल। करेक्ट आंसर है हमारे पास इजराइल। सो इंडिया और इजराइल ने मिलकर एलआरसैम, एलआरसैम मींस लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, ठीक है। एलआरसैम की फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास स्पेसएक्स लॉन्चेस 4 एस्ट्रोनॉट इनटू स्पेस। देखिए स्पेसएक्स एक प्राइवेट स्पेस कंपनी जो कि यूएसए से है, इसके सीईओ आपको याद रखना है, देखो पेपर में इसके सीईओ के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। स्पेसएक्स के सीईओ कौन है? नन अदर देन एलन मस्क। ओके, सो अब यहां पर आपको पता होना चाहिए कि पहली ऐसी प्राइवेट स्पेस कंपनी है पूरे विश्व में जिसने एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजा है। तो जनरली ये रॉकेट कौन सा यूज करते हैं? फाल्कन 9। इनका जो रॉकेट है उसका नाम भी याद रखना, स्पेसएक्स का एक बहुत ही फेमस रॉकेट है फाल्कन 9 रॉकेट। तो आपसे अगर मैं पूछ लूं कि फाल्कन 9 रॉकेट कौन सी हमारे पास कंपनी का एक रॉकेट है, तो दैट इज रियूजेबल रॉकेट ऑफ फाल्कन 9। तो यहां पर कैप्सूल का जो नाम दिया गया था वो रेजिलियंस, तो याद रखिएगा रेजिलियंस यहां पे प्रोजेक्ट था। यहां पर 3 एस्ट्रोनॉट जो थे वो यूएसए के थे, एक जापानीज थे, ठीक है। हमारे पास 3 अमेरिकन एस्ट्रोनॉट थे और एक जापानीज एस्ट्रोनॉट यहां पर थे। देखिए अभी तक क्या है कि अभी तक विश्व में सिर्फ 3 ही कंट्रीज ऐसी हैं जो अपने एस्ट्रोनॉट को स्पेस में खुद अपने लेवल पर भेजने में सक्सेसफुल रही हैं। तो उसमें हमारे पास सबसे पहले रशिया, फिर हमारे पास यूएसए, ठीक है, यूएस, रशिया एंड चाइना। ये 3 कंट्रीज ऐसी हैं जो अपने एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेज पाई हैं अभी तक सक्सेसफुली। सो लेकिन इंडिया क्या कर रहा है? इंडिया भी इसमें ट्राई कर रहा है, इंडिया भी इस अलाइड क्लब में, इन 3 कंट्रीज के क्लब में शामिल होना चाहता है। और हमारी नेक्स्ट न्यूज कहीं ना कहीं उसी से रिलेटेड है। तो यहां पर आप देखिएगा एक अच्छी खबर यहां पर क्या हुई है कि एल&टी हमारे पास इंडिया की कंपनी लार्सन एंड ट्यूब्रो, उसने डिलीवर किया है फर्स्ट हार्डवेयर अब बूस्टर सेगमेंट S200 सॉरी फॉर गगनयान। अब ये गगनयान मिशन क्या है? देखिए ध्यान से सुनिएगा, ध्यान समझने की कोशिश कीजिएगा। गगनयान मिशन इंडिया का एक अपकमिंग मिशन है जिसमें इसरो क्या करने जा रहा है? इसरो अपने साइंटिस्टों को, एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजने जा रहा है अपने लेवल पे, जैसा कि नासा और रशिया और चाइना करते आए हैं। तो गगनयान मिशन के लिए आपको बता दूं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 10,000 करोड़ रुपए का फंड एलोकेट किया है और इंडिया का टारगेट क्या है कि बाय 2022 से पहले हम अपने इस मिशन को सक्सेसफुल कर लें। देखिए 2022 में क्या है, इंडिया की 75th इंडिपेंडेंस की एनिवर्सरी है। तो जहां तक उम्मीद की जा रही है कि दिसंबर 2021 तक इस मिशन की लॉन्चिंग हो जाएगी, ठीक है। दिसंबर 2021 तक हमारे पास इस मिशन की लॉन्चिंग हो जाएगी। तो अभी आप देखिएगा काफी सारी ऑर्गेनाइजेशंस इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, जैसे एल&टी का जो पोआई एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है मुंबई, उसने S200 नाम का एक हार्डवेयर बनाकर दिया। तो मैं आपसे ये भी पूछ सकता हूं कि S200 नाम का हार्डवेयर हमारे पास गगनयान मिशन के लिए कौन सी कंपनी ने बनाकर इसरो को हैंड ओवर किया है? अब 1-2 चीजें और मैं आपको बता दूं कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट इंडिया क्या अकेले कर पाएगा? तो इसमें कई सारी कंट्रीज हमारी हेल्प कर रही हैं, जैसे फ्रांस की जो स्पेस एजेंसी है, याद रखिएगा फ्रांस की स्पेस एजेंसी है CNES, फ्रांस की स्पेस एजेंसी CNES इस प्रोजेक्ट में टेक्निकल पार्टनर है। जी हां, याद रखिएगा फ्रांस की स्पेस एजेंसी है CNES इस प्रोजेक्ट में टेक्निकल पार्टनर है। और आपको मैं स्टूडेंट एक छोटा सा पॉइंट और बता दूं, इस प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग के लिए, मतलब कि गगनयान मिशन के लिए हम कौन सा रॉकेट का यूज करेंगे? GSLV Mark 3। उम्मीद की जा रही है कि इंडिया इसके लिए कौन से रॉकेट का यूज करेगा? GSLV Mark 3 रॉकेट का। ये GSLV मींस जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल। ये सबसे हैवी लिफ्ट हमारे पास रॉकेट है इसरो का, और इसको बाहुबली के नाम से भी जानते हैं। इस रॉकेट को मीडिया ने नाम दिया था बाहुबली। तो ये भी चीज आप याद रखिएगा। चलिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूं। इंडियन एस्ट्रोनॉट्स की ट्रेनिंग चल रही है, किसके लिए? गगनयान मिशन के लिए। तो कौन सी स्पेस कंपनी, कौन सी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही है ताकि वो स्पेस में रह सके? हाँ जी, नेम द स्पेस एजेंसी providing training to our astronauts. Name the space agency providing training to our astronauts. तो याद रखिएगा स्टूडेंट, इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेनिंग कहां मिल रही है? रशिया में, और ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही है रशिया की स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस, ठीक है। तो नाम याद रखिएगा, बेसिकली रोसकॉस्मोस रशियन स्पेस एजेंसी है जो इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही है फॉर द अपकमिंग स्पेस मिशन
ठीक है, गगनयान। लेकिन इस प्रोजेक्ट में टेक्निकल पार्टनर हमारे पास फ्रांस है, जिसकी स्पेस एजेंसी है CNES। तो ये सारे पॉइंट्स आपके दिमाग में कहीं ना कहीं क्लियर होने चाहिए, इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास 151st बर्थ एनिवर्सरी ऑफ श्री विजय वल्लभ। देखिए हमारे पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नया स्टैच्यू अनवील कर दिया है, तो भारत में स्टैच्यू बनने की तो एक बाढ़ सी आ गई है ना। अब हमको स्टैच्यू सारे याद रखने पड़ेंगे। तो स्टैच्यू ऑफ पीस, ठीक है, स्टैच्यू ऑफ पीस यहां पर बनाया गया है, आपको याद रखना है कहां पर, पाली राजस्थान में, ठीक है। और ये स्टैच्यू हमारे पास किसका है, जैन आचार्य, जैन रिलीजन से रिलेटेड है, श्री विजय वल्लभ, ठीक है, विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज, ठीक है। इनका एक स्टैच्यू बनाया गया है जिसको नाम दिया गया स्टैच्यू ऑफ पीस। इसको बनाने के लिए हमारे पास जो 8 मेटल्स हैं उनका यूज किया गया, दैट्स व्हाई इट्स नोन एज अष्ट धातु। अष्ट, अब आपसे मैं पूछ सकता हूं अष्ट धातु का एक 151 का मीटर का स्टैच्यू कहां लगा है, सो दैट इज इन राजस्थान। तो यहां पर देखिएगा गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, लेड, जिंक, टिन, आयरन, एंटीमनी और मरकरी, यू कैन से, इन सब मेटल्स का यूज किया गया है इस स्टैच्यू को बनाने के लिए, ठीक है। दैट इज नोन टू बी स्टैच्यू ऑफ पीस। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तो इंडिया के अंदर ऑलरेडी है ही है, ठीक है, दैट इज इन गुजरात। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहां है, गुजरात। स्टैच्यू ऑफ पीस कहां है, राजस्थान। ये क्वेश्चन जो है याद रखिएगा। चलिए यहां पर जब मैं जैनिज्म की बात करता हूं तो जैनिज्म में याद रखिएगा 24 तीर्थंकर्स हुए हैं। जैनिज्म रिलीजन के बारे में कुछ क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए। 24 तीर्थंकर्स हुए हैं। तीर्थंकर्स का मतलब द ग्रेट स्पिरिचुअल गुरुज, ठीक है। और पहले तीर्थंकर कौन थे हमारे पास, फर्स्ट तीर्थंकर थे ऋषभनाथ जी। फर्स्ट तीर्थंकर कौन थे, ऋषभनाथ जी। 24 तीर्थंकर कौन थे, लॉर्ड महावीरा जी, ठीक है। लॉर्ड महावीरा जी 24 तीर्थंकर थे। अब जैन रिलीजन से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछता है एग्जामिनर, काउंसिल, जैन काउंसिल, जैन काउंसिल्स को लेकर। तो पहली फर्स्ट जैन काउंसिल कहां हुई थी, पाटलिपुत्र में। फर्स्ट जैन काउंसिल कहां हुई थी, पाटलिपुत्र में। आप मुझे स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो कि सेकंड जैन काउंसिल कहां हुई थी। नेम द प्लेस वेयर सेकंड जैन काउंसिल टुक प्लेस। ओके स्टूडेंट, याद रखिएगा सेकंड जैन काउंसिल हमारे पास हुई थी वल्लाभी में, ठीक है। हिस्ट्री का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखो याद रखना, 2 इंपॉर्टेंट जैन काउंसिल्स हुई हैं, फर्स्ट पाटलिपुत्र में हुई थी और सेकंड हुई थी वल्लाभी में। इससे पहले मैं बता चुका हूं जैन रिलीजन में कितने तीर्थंकर हुए हैं, 24 तीर्थंकर आर देयर। फर्स्ट तीर्थंकर हमारे पास ऋषभनाथ जी थे, ठीक है, और लास्ट तीर्थंकर लॉर्ड महावीरा, ठीक है। सो ये बेसिक क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए। और स्टैच्यू ऑफ पीस का जो रिलेशन है वो कौन से रिलीजन से है, दैट इज रिलेटेड टू जैनिज्म। ओके, एशिया फर्स्ट सोलर पावर्ड एनेबल्ड टेक्सटाइल मिल। देखिए सोलर एनर्जी का हम लगातार यूज जो है वो बढ़ाते जा रहे हैं, और अब हमने इसका यूज कहां करना शुरू किया है, टेक्सटाइल मिल में, ठीक है। सो जय भवानी वुमेन कोऑपरेटिव टेक्सटाइल मिल जो कि कहां पर है हमारे पास, महाराष्ट्र में, ठीक है। परभानी महाराष्ट्र में ये पहली टेक्सटाइल मिल बनी है जो पूरी की पूरी सोलर पावर पे चलती है, एशिया की पहली टेक्सटाइल मिल। देखिए अगर हम बात करें टेक्सटाइल के बारे में, थोड़ा सा मैं बेसिकली आपको टेक्सटाइल के बारे में बता देता हूं। भारतीय जीडीपी में टेक्सटाइल जो है, टेक्सटाइल सेक्टर जो है वो 2% कंट्रीब्यूट करता है, यानी कि एक अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन है टेक्सटाइल का जब मैं बात करता हूं भारतीय जीडीपी में। तो टेक्सटाइल सारा का सारा किसके ऊपर चलता है, कॉटन, प्रोसेस ऑफ टर्न कॉटन टू क्लॉथ, तो कॉटन के ऊपर। अब कॉटन के बारे में एक चीज याद रखना, इंडिया वर्ल्ड में कॉटन का नंबर 1 प्रोड्यूसर है, ठीक है। नंबर 1 प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन इन द वर्ल्ड कौन है, इंडिया, ठीक है। लगभग विश्व की 25% कॉटन जो है, जो पूरे विश्व की 25% कॉटन वो भारत में ही प्रोड्यूस होती है, याद रखना 25% ऑलमोस्ट। लेकिन फिर भी अब ये थोड़ी देर पहले मैंने बात की ना कि चाइना हर चीज में आगे निकल रहा है। चाइना नंबर 1 है इन टर्म्स ऑफ टेक्सटाइल क्लोथिंग। जब मैं टेक्सटाइल क्लोथिंग की बात करता हूं, कपड़े बनाने की बात करता हूं, टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग की बात करता हूं, तो नंबर 1 कंट्री है चाइना, ठीक है। और इंडिया है सेकंड प्लेस पे, जबकि कॉटन हमारे पास उनसे ज्यादा होती है। तो ये चीज आपके दिमाग में ना कहीं क्लियर होनी चाहिए कि टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग में नंबर 1 कंट्री चाइना है, कॉटन प्रोडक्शन में नंबर 1 कंट्री जो है वो इंडिया है। चलिए आपसे मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूं, अभी कॉटन को लेकर हमने थोड़े दिन पहले एक न्यूज कवर की थी कि इंडिया ने अपना खुद का कॉटन ब्रांड और कॉटन लोगो लॉन्च किया है, ठीक है। सो नेम द कॉटन ब्रांड। हाँ जी, इंडियन कॉटन रिसेंटली गोट विच ब्रांड नेम, बेसिकली क्या ब्रांड नेम दिया गया इंडियन कॉटन को बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा।
ओके, याद रखिएगा स्टूडेंट, कस्तूरी कॉटन, इंडियन टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने इंडियन कॉटन को यहां पर एक ब्रांड नेम और लोगो दिया है कस्तूरी कॉटन। तो ये चीज याद रखिएगा, रीसेंट करंट का ही हमारे पास एक क्वेश्चन था। चलिए आगे चलते हैं। हमारे पास आरबीआई पब्लिश फर्स्ट एवर नाउ कास्ट। तो यहां पर आरबीआई ने अपनी एक एस्टिमेशन बेस्ड रिपोर्ट पब्लिश की है जिसको नाम दिया गया नाउ कास्ट। तो यहां पर याद रखिएगा नाउ कास्ट किसने पब्लिश किया है, दैट इज पब्लिश बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो इंडिया की जीडीपी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, लगातार हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट होती दिखाई दे रही है, मतलब कि बढ़ने की बजाय यहां पर जीडीपी कम होती जा रही है। तो यहां पर आरबीआई के जो हमारे पास एक जाने माने इकोनॉमिस्ट और डिप्टी गवर्नर है माइकल पात्रा, ठीक है, उन्होंने हमारे पास इसको पूरी रिपोर्ट को प्रिपेयर किया है और उन्होंने क्या कहा है कि इंडिया यहां पर फर्स्ट टाइम टेक्निकल रिसेशन में एंटर कर चुका है। ठीक है, इंडिया एंटर इनटू टेक्निकल रिसेशन। तो इंडिया की जीडीपी लगातार क्या कर रही है, श्रिंक कर रही है। और जो महंगाई है, महंगाई कैसे आरबीआई मेजर करता है, सीपीआई के द्वारा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के द्वारा। तो महंगाई बढ़कर पहुंच चुकी है 7.61% इन अक्टूबर 2020। तो महंगाई बढ़ रही है, इकोनॉमी श्रिंक कर रही है। ये सब किसने बताया है, आरबीआई ने। ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये आरबीआई ने बताया है। रिपोर्ट का नाम याद रखिएगा, रिपोर्ट का नाम है नाउ कास्ट। रिपोर्ट प्रिपेयर किसने किया, दूसरा क्वेश्चन, रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड बाय आरबीआई डिप्टी गवर्नर माइकल पात्रा। सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, और उस रिपोर्ट में क्या कहा गया है आरबीआई के द्वारा, टेक्निकल रिसेशन, इंडिया एंटर्ड इनटू टेक्निकल रिसेशन। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको कहीं ना कहीं आपको यहां पर याद रहने चाहिए। आरबीआई ने एक, याद रखिएगा, रिसेंटली एक इनोवेशन हब बनाया है। याद रखिएगा, आरबीआई रिसेंटली एस्टैब्लिश आरबीआई इनोवेशन हब। अब पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो इस इनोवेशन हब का हमारे पास चेयरपर्सन किसको बनाया गया है, तो वो चेयरपर्सन भी आप याद रखिएगा जी गोपाल कृष्णन को। ठीक है, गोपाल कृष्णन, सॉरी, एस गोपाल कृष्णन को, एस गोपाल कृष्णन को यहां पर हेड बनाया गया है, चेयरपर्सन बनाया गया है आरबीआई इनोवेशन हब का। चलिए मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूं। आरबीआई ने रिसेंटली एक अवेयरनेस कैंपेन जारी की है, अवेयरनेस कैंपेन स्टार्ट की है 14 लैंग्वेजेस में। आरबीआई ने रिसेंटली एक अवेयरनेस कैंपेन स्टार्ट की है 14 लैंग्वेजेस में फॉर द गुड, यू कैन से गुड बिहेवियर और गुड प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू द बैंकिंग, गुड प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू द बैंकिंग। आप मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में उस कैंपेन का नाम बता दीजिए। मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं कि आरबीआई रिसेंटली स्टार्टेड विच अवेयरनेस कैंपेन इन 14 लैंग्वेजेस फॉर द गुड प्रैक्टिसेस इन बैंकिंग। कौन सी कैंपेन आरबीआई ने स्टार्ट की है? सो आरबीआई ने कैंपेन स्टार्ट की है स्टूडेंट, याद रखिएगा, आरबीआई की तरफ से कैंपेन लॉन्च हुई है, आरबीआई कहता है। ठीक है, आरबीआई की तरफ से कैंपेन स्टार्ट हुई है लोगों को बैंकिंग सिस्टम के बारे में अवेयर करने के लिए। कैंपेन का नाम है आरबीआई कहता है। ठीक है, कितनी लैंग्वेजेस में? 14 लैंग्वेजेस में। तो ये चीज आप याद रखिएगा, क्वेश्चन हमारे पास इंपॉर्टेंट। आरबीआई के गवर्नर आई गेस सब लोगों को पता ही होंगे, शक्तिकांता दास इज द करंट गवर्नर ऑफ आरबीआई। नेक्स्ट हमारे पास एनुअल रिपोर्ट फ्रॉम सेंसस कमिश्नर। देखिए हमारे पास एक रिपोर्ट आई है, एनुअल रिपोर्ट फ्रॉम द सेंसस कमिश्नर। अकॉर्डिंग टू द एनुअल रिपोर्ट, रिपोर्ट का नाम देखिए, वाइटल स्टैटिस्टिक्स ऑन इंडिया बेस्ड ऑन द सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम 2018। तो यहां पर रिपोर्ट आई है सेक्स रेशियो को लेकर, पर थाउजेंड कितनी फीमेल है उसको लेकर रिपोर्ट आई है, पर थाउजेंड कितनी फीमेल है। तो अरुणाचल प्रदेश में हमारे पास सबसे ज्यादा फीमेल काउंट है। ठीक है, सेक्स रेशियो एट बर्थ, ठीक है, एट बर्थ कितना रहा, वो रहा मोर देन मेल, दैट इज 1084। तो अरुणाचल प्रदेश देश का इकलौता ऐसा राज्य रहा जहां पर जो नंबर ऑफ फीमेल बोर्न पर थाउजेंड मेल से वो ज्यादा रहे। मतलब कि जो हमारे पास गर्ल चाइल्ड का बर्थ हुआ मेल के कंपैरेटिवली ज्यादा हुआ, भारत का सिर्फ इकलौता ऐसा राज्य है। इसके बाद जो सेकंड नंबर पे जो स्टेट रही वो रही नागालैंड 965, फिर मिजोरम, फिर केरला। केरला का रैंक रहा 4th। ठीक है, और यहां पर सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट रही जो सेक्स रेशियो एट बर्थ में सबसे वर्स्ट स्टेट रही वो रही मणिपुर। तो यहां पर आप देख सकते हैं मणिपुर रेड कलर में इसको दिखाया गया है। तो आप यहां पर देखिए स्टूडेंट कि बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट भी हमारे पास नॉर्थ ईस्ट से और वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट भी नॉर्थ ईस्ट से। दोनों चीजें आप याद रखिएगा। और जो बेसिक हमें रिपोर्ट्स मिलेंगी, ये हमारे पास रिपोर्ट आई है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से। आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट 2021 में हमारे पास सेंसस होने जा रहा है। जी हां, 2021 में सेंसस होने जा रहा है
और सेंसस की रिपोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, पिक्चर उससे काफी हद तक हमें क्लियर होती दिखाई देगी। चलिए सेंसस से रिलेटेड मैं क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूं। 2021 का जो सेंसस है वो डिजिटल सेंसस होगा, पहली बार भारत का डिजिटल सेंसस होने जा रहा है 2021 में। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए भारत के अंदर पहला सक्सेसफुल सेंसस कौन से ईयर में हुआ था। जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि भारत का पहला सक्सेसफुल सेंसस कौन से ईयर में कंडक्ट किया गया था। ओके, सो भारत का स्टूडेंट पहला सेंसस 1881 में कंडक्ट किया गया था। याद रखिएगा भारत का पहला सक्सेसफुल सेंसस कब कंडक्ट किया गया था, 1881 में। बहुत से बच्चों को इसमें डाउट रहता है, क्वेश्चन गलत हो जाता है, लेकिन आपने ये चीज हमेशा याद रखनी है कि पहला सक्सेसफुल सेंसस 1881 में कंडक्ट किया गया था। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास इंटरपोल WCO ऑपरेशनल थंडर 2020। तो एक ऑपरेशन थंडर कंडक्ट किया गया, किस किस के द्वारा, इंटरपोल के द्वारा और WCO के द्वारा। अब इंटरपोल, मैंने आपको बताया था इससे पिछले वीडियो में कि इंटरनेशनल लेवल पर हमारे पास एक ग्रुप बना हुआ है इंटरनेशनल पुलिस का, ठीक है। और WCO हियर मींस व्हाट, WCO मींस वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन। तो इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने मिलकर चलाया था ऑपरेशन थंडर। किसके लिए, हमारे पास इन्वायरमेंट क्राइम्स को रोकने के लिए। तो मैं आपसे ये भी पूछ सकता हूं इन्वायरमेंट क्राइम्स को रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन इंटरपोल और वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन ने चलाया था, दैट इज ऑपरेशन थंडर। यहां पर क्या हुआ कि फॉरेस्ट्री और वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड काफी सारी चीजें जो है वो पकड़ी गई, जो कि इंडिया से भी कहीं ना कहीं रिलेटेड थी। तो यहां पर आप देखिएगा 18 टन हमारे पास रेड सैंडलवुड, सैंडलवुड का मतलब चंदन, ठीक है। 18 टन चंदन की लकड़ी पकड़ी गई, जो कि इंडिया से इलीगली एक्सपोर्ट ओवर कहां जा रही थी, यूएई में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। तो आपने याद रखना है कि ऑपरेशन थंडर में इंडिया से रिलेटेड कौन से प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिली, तो इलीगली जो सप्लाई हो रहा था। सो दैट इज सैंडलवुड, रेड सैंडलवुड। 18 टन चंदन की लकड़ी पकड़ी गई, ठीक है, ऑपरेशन थंडर के द्वारा, जिसको इंडिया को वापस फिर से लौटा दिया गया है। ठीक है, चलिए अगर मैं बात करूं इंटरपोल की, तो इंटरपोल के बारे में मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि 1923 में ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर कहां है इंटरपोल का, लियोन फ्रांस में। हेडक्वार्टर कहां है इंटरपोल का, लियोन फ्रांस में। जब मैं वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन की बात करता हूं तो WCO, व्हेन वी टॉक अबाउट WCO, ये हमारे पास 1952 में एजेंसी एस्टैब्लिश हुई थी। और याद रखिएगा वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां है, ब्रसल्स में। ब्रसल्स कहां है, बेल्जियम में। ब्रसल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, अब एक छोटा सा पॉइंट और मैं बता दूं, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, सप्लाई चेन को मैनेज रखना। सप्लाई चेन का मतलब क्या होता है कि एक प्रोडक्ट दूसरी कंट्री में जा रहा है तो बीच में कोई रुकावट, कोई दिक्कत ना आए। दैट इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन का ये मेन ऑब्जेक्टिव रहता है। और अभी इन्होंने किस चीज को, इंडियन प्रोडक्ट को पकड़ा है हमारे पास, सैंडलवुड को, ठीक है, रेड सैंडलवुड को। चलिए अभी सैंडलवुड को लेकर लास्ट लेक्चर में हमने लास्ट न्यूज ही कवर की थी, वही क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूं। आप मुझे स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, देखते हैं किसने लास्ट लेक्चर अच्छे से याद रखा हुआ है कि भारत का पहला सैंडलवुड म्यूजियम कौन से राज्य में बनने जा रहा है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि भारत का पहला सैंडलवुड म्यूजियम कौन से राज्य में बनने जा रहा है। ओके, याद रखिएगा स्टूडेंट, भारत का पहला सैंडलवुड म्यूजियम बनने जा रहा है मैसूरू कर्नाटक में। ठीक है, मैसूरू कर्नाटका में ये म्यूजियम जो है वो बनने जा रहा है। सो ये चीज आपको कहीं ना कहीं याद रहनी चाहिए। ठीक है, चलिए जी आगे चलते हैं। हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो इंडियन रेलवे का जो एक सब्सिडरी एक तरह से है रेलटेल कॉर्पोरेशन, वो काम करेगा अभी किस लिए, इंप्लीमेंटेशन ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। हॉस्पिटल्स के बीच में कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा बने, तो उसके लिए हमारे पास जो काम दिया गया है वो दिया गया है रेलटेल कॉर्पोरेशन को। देखिए रेलटेल कॉर्पोरेशन के बारे में मैं आपको बता दूं, अभी ये काम करेगा इंटीग्रेटेड क्लिनिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो कि हमारे पास देश के बड़े बड़े हेल्थ फैसिलिटीज को और क्लिनिक्स को आपस में जोड़ देगा। रेलटेल की मैं बात करता हूं तो ये हमारे पास मिनी रत्ना कंपनी है। रेलटेल जो है वो एक मिनी रत्ना कंपनी है, एक PSU है, और इसको एस्टैब्लिश किया हुआ ज्यादा टाइम नहीं हुआ, ये एस्टैब्लिश हुआ था सन 2000 में। ठीक है, कम्युनिकेशन सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए। इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है।
गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके करंट जो एमडी हैं, हेड हैं, वो है पुनीत चावला। पुनीत चावला इस रेलटेल के करंट हेड हैं और ये एक मिनी रत्ना स्टेटस कंपनी है। तो ये हमारे पास रेलवे स्टेशन को हमारे पास आपस में कनेक्ट करने का भी काम करती है, कम्युनिकेशन सिस्टम हमारे पास प्रोवाइड करती है। और अभी रिसेंटली इसने क्या कहा था कि गूगल के साथ मिलकर ये भारतीय रेलवे स्टेशन में फ्री वाईफाई सर्विस भी अनेबल कराएगी। चलिए उसी से रिलेटेड मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेता हूं। गूगल और रेलटेल मिलकर भारत के कितने रेलवे स्टेशन में फ्री वाईफाई सर्विस प्रोवाइड करेंगे? हाँ जी, गूगल और रेलटेल मिलकर भारत के कितने रेलवे स्टेशन में फ्री वाईफाई सर्विस अनेबल कराएंगे? आप टारगेट बता दीजिए जल्दी से। तो टारगेट याद रखेंगे, टारगेट है हमारे पास स्टूडेंट 400 रेलवे स्टेशन। जी हाँ, याद रखेंगे 400 रेलवे स्टेशन में फ्री वाईफाई सर्विस ये प्रोवाइड करेंगे। ये टारगेट हमारे पास रखा गया है। फिर आरबीआई प्लेस्ड एलवीबी, दैट इज लक्ष्मी विलास बैंक, जो कि भारत के एक पुराने बैंकों में से एक, अभी से नहीं 1926 से काम कर रहा है। इसका हेडक्वार्टर याद रखिएगा, ऐसे बैंकों के हेडक्वार्टर के बारे में क्वेश्चन आ जाता है। चेन्नई में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है, चेन्नई तमिलनाडु में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके करंट एमडी है एस सुंदर। मॉनिटेरियम का मतलब देखिए, इसके काम करने में कुछ कमियां पाई गई तो यहां पर मॉनिटेरियम इसके ऊपर लगा दिया गया है। इसका मतलब क्या है कि अभी के लिए इसके जो ऑपरेशंस हैं, मॉनिटेरियम का मतलब क्या है, इसके जो काम करने का जो पूरा सिस्टम है वो आरबीआई कंट्रोल करेगा। जैसा कि आरबीआई ने कहा कि कोई भी पर्सन 25,000 से ज्यादा अपने अकाउंट से विड्रॉ नहीं कर सकता, ठीक है, एक दिन में 25,000 से ज्यादा विड्रॉ नहीं कर सकता अगर वो उसका बैंक का अकाउंट लक्ष्मी विलास बैंक के पास है, ठीक है। तो आपने याद रखना है कौन से बैंक पर आरबीआई ने रिसेंटली मॉनिटरियम लगाया है, तो वो है लक्ष्मी विलास बैंक। एक चीज और मैं बता दूं, आरबीआई ने इसके साथ टीएन मनोहरन जो कि एक हमारे पास कैनरा बैंक के चेयरमैन रह चुके हैं, उनको एडमिनिस्ट्रेटिव रोल में रख दिया है, एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया है ऑफ लक्ष्मी विलास बैंक। तो ये सारे पॉइंट्स आपको कहीं ना कहीं क्लियर रहने चाहिए। नेक्स्ट न्यूज हमारे पास फीफा से रिलेटेड है स्टूडेंट। फीफा का जो अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप है उसके लिए हमारे पास अप्रूवल आ गया है कि वो भारत में होगा, ठीक है, इंडिया में इसको यहां पर एग्जीक्यूट किया जाएगा। फीफा की मैं बात करूं, सो फीफा रेगुलेटरी बॉडी है फुटबॉल की, इसका हेडक्वार्टर ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में है, पता होना चाहिए आप लोगों को। प्रेसिडेंट है इसके ज्ञानी इन्फेंटिनो। प्रेसिडेंट कौन है? ज्ञानी इन्फेंटिनो। अब देखो एक अच्छा क्वेश्चन तो ये हो गया कि भारत कौन से ईयर में फीफा का वुमेन वर्ल्ड कप अंडर 17 वो भी होस्ट करेगा, सो दैट इज इन 2022, ठीक है। अब एक चीज और मैं बता दूं, लेकिन 2022 में फीफा का जो मेंस फुटबॉल वर्ल्ड कप है, ठीक है, मेंस फुटबॉल वर्ल्ड कप वो भी होना है, लेकिन कहां होगा? वेन्यू याद रखेंगे कतर में, वेन्यू याद रखेंगे कतर में। और 2026 में नेक्स्ट मेंस फुटबॉल वर्ल्ड कप होगा, ठीक है। ये 3 कंट्रीज मिलकर होस्ट करेंगी, यूएसए, मैक्सिको एंड कनाडा। यूएस, मैक्सिको एंड कनाडा। तो ये सारे पॉइंट्स आपके दिमाग में कहीं ना कहीं क्लियर रहने चाहिए, ठीक है। फिर हमारे पास स्टेट आइकन ऑफ पंजाब। देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया है सोनू सूद को एज स्टेट इलेक्शन आइकन ऑफ पंजाब। देखिए पंजाब में भी इलेक्शन होने हैं 2021 में। सो इसमें आप याद रखिएगा कि किसको हमारे पास स्टेट इलेक्शन आइकन अप्रूव किया है? सोनू सूद को। सोनू सूद ने भी बहुत बड़े लेवल पर हेल्प की थी कोविड-19 के टाइम पर, स्पेशली जो माइग्रेंट लेबर से। और अभी इनकी एक ऑटोबायोग्राफी भी आ रही है, दैट इज आई एम नो मसीहा, ठीक है। सो ये भी याद रखिएगा, अभी हमने थोड़े टाइम पहले बात की थी कि आई एम नो मसीहा किसकी ऑटोबायोग्राफी है? ये सोनू सूद की ऑटोबायोग्राफी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात कर लेते हैं, तो सोनू सूद पंजाब से ही है, वैसे मोगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब से ही है, इसीलिए उनको स्टेट आइकन इलेक्शन आइकन अपॉइंट किया गया है। जब मैं बात करता हूं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्टूडेंट याद रखना 25 जनवरी 1950 को एस्टेब्लिश हुआ था। इसका जो काम करने का तरीका है वो कुछ इस तरह से है कि इसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। हाल ही के टाइम में अगर हम बात करें हु इज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो वो है सुनील अरोड़ा जी, ठीक है। सुनील अरोड़ा करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर इन द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। चलिए आपसे मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूं, नेम द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर। जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में स्टूडेंट कमेंट करके बताइए कि फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर इन इंडिया, भारत के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर।
नेक्स्ट हमारे पास इसका आंसर है सुकुमार सेन, ठीक है, आंसर याद रखिएगा सुकुमार सेन। ओके, नेक्स्ट हमारे पास इंडियन नेवी को हमारे पास यहां पर रिसीव हुए हैं P8I सर्वेलेंस प्लेन। तो पोसाइडन, P मींस पोसाइडन, सो 9th पोसाइडन 8I मैरीटाइम सर्वेलेंस प्लेन, ये सर्वेलेंस प्लेन है जो कि इंडिया ने यूएसए से खरीदे हैं और इनको बनाने का काम कौन करता है? बोइंग डिफेंस। अब दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, पहला क्वेश्चन तो ये पोसाइडन 8I प्लेन इंडिया ने कौन सी कंट्री से खरीदे हैं? यूएसए से। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास इनको बनाने का काम कौन करता है? बोइंग डिफेंस। तो इंडियन नेवी जो है वो लगातार अपने आप को सुदृढ़ कर रही है। आपने याद हो अगर तो हमने बात की थी लास्ट लेक्चर में स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन की, ठीक है, और भी इंडिया काफी सारी चीजों पे काम कर रहा है, मालाबार एक्सरसाइज ऑनगोइंग है, तो हम अपनी नेवी को लगातार स्ट्रेंथन कर रहे हैं। लेकिन अभी हमने रिसेंटली एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर्स भी खरीदे थे, है ना। आप मुझे जरा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना इंडिया ने कौन से एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर्स यूएसए से खरीदे थे। चलो मैंने आपको ये बता दिया कि यूएसए से खरीदे हैं। हाँ जी, कौन से एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर्स इंडिया ने यूएसए से परचेज किए हैं? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए। ओके, याद रखिएगा MH-60R, ठीक है, MH-60R हेलीकॉप्टर्स जो हैं इंडिया ने खरीदे हैं यूएसए से और ये एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास भुवन इन असिस्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू कंटेन कोविड-19। देखिए इसरो की जो ऐप है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया and the Pacific reports that geospatial practices for the substantial development in Asia and the Pacific 2020। तो इसकी एक रिपोर्ट आई है जिसमें इन्होंने क्या कहा है कि इसरो की जो भुवन हमारे पास ऐप है, ठीक है, भुवन का जो सिस्टम है एक जियो स्पेशल पोर्टल, ये कॉम्बैट करने में हेल्प करेगा कोविड-19 को लेकर। सो इसरो के आपको चेयरपर्सन का नाम पता ही होगा, के सिवान, ठीक है, इसरो के चेयरपर्सन का नाम याद रखिए के सिवान। और आप याद रखना है इसरो का कौन सा सिस्टम यहां पर यूज किया जा रहा है कोविड-19 को टैकल करने में, दैट इज भुवन। ये बेसिकली मैप्स का सिस्टम है। आप इसरो की वेबसाइट पे जाइए और अगर आपको इंडिया के मैप्स देखने, इंडिया का स्ट्रक्चर, मैप का स्ट्रक्चर अच्छे से देखना है तो आप इस सिस्टम को यूज कर सकते हैं, ठीक है, तो इस सिस्टम को आप यूज कर सकते हैं। चलिए आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूं, यूनाइटेड नेशन की बात हुई, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन अवार्ड, आप जरा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन अवार्ड रिसेंटली किस भारत की एजेंसी को दिया गया है? यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन अवार्ड रिसेंटली किस एजेंसी को अभी दिया गया है? किस इंडियन एजेंसी को? ओके, याद रखिएगा हेल्प एज इंडिया, ठीक है, किस एजेंसी को दिया गया है? हेल्प एज इंडिया को यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन अवार्ड दिया गया है। ओके, तो ये 3 डेज हमारे पास 19 नवंबर को ऑब्जर्व किए जाते हैं। वर्ल्ड टॉयलेट डे, थीम याद रखिएगा सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। फिर इंटरनेशनल मैन डे भी टॉयलेट डे वाले दिन ही ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। सो बेटर हेल्थ फॉर मैन एंड बॉयज, और वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप डे भी 19 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। तो कंफ्यूजन ना हो जाए तो इसीलिए मैंने तीनों डेज को यहां पर एक ही स्लाइड में समराइज कर दिया है, ठीक है। तो याद रखना वुमेन के एंटरप्रेन्योरशिप का डे हमारे पास इंटरनेशनल मैन डेज के साथ ही कॉन्साइड करता है, ठीक है। सो ये चीज आप याद रखिएगा। चलिए जी, नेक्स्ट हमारे पास न्यूज है रुपे कार्ड को लेकर। तो रुपे कार्ड का फेज 2 लॉन्च हुआ है कहां पर? भूटान में। देखिए रुपे क्या है, रुपे के बारे में मैंने आपको बताया है, इट्स अ पेमेंट गेटवे। रुपे क्या है? पेमेंट गेटवे, ठीक है। रुपीज व्हाट? रुपीज पेमेंट गेटवे, जिसको चलाने और मेंटेन करने का काम कौन करता है? एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सो आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट, रुपे कार्ड जो है वो कई सारी कंट्रीज में हमारे पास लॉन्च हो चुका है और अभी भूटान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, तो याद रखिएगा भूटान के प्राइम मिनिस्टर कौन है? एल तशरिंग, ठीक है, और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने जॉइंटली इसका सेकंड फेज लॉन्च किया है। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं कि कई सारी कंट्रीज जो हैं वो हमारे पास रुपे कार्ड का यूज अभी करना शुरू कर रही हैं और इसके मेन राइवल कौन है? वीजा और मास्टर कार्ड, ठीक है, वीजा और मास्टर कार्ड, ये हमारे पास इंटरनेशनल राइवल हैं रुपे कार्ड के, ठीक है। लेकिन आपने पेपर पॉइंट से याद रखना है रुपे कार्ड है क्या? इट्स अ पेमेंट गेटवे और इसको मैनेज और चलाने का काम कौन करता है? दैट इज नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई। ओके, नेक्स्ट हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्पेशलाइज्ड टैंक एंड एम्यूनिशन। पहली बार भारतीय आर्मी ने क्या किया है? इंडियन आर्मी ने प्रोजेक्ट दिया है, ऑर्डर दिया है किसको? प्राइवेट फर्म को, ओशो कॉर्प को,
किसके लिए? फॉर द डेवलपमेंट सप्लाई ऑफ स्पेशल एम्यूनिशन फॉर इट्स मेन बैटल टैंक। जो बैटल टैंक्स के एम्यूनिशन होते हैं, मतलब कि उसके गोला बारूद होता है, जो बैटल टैंक्स है उनके गोला बारूद बनाने के लिए पहली बार किसी इंडियन प्राइवेट कंपनी को इंडियन आर्मी ने कॉन्ट्रैक्ट दिया है। कंपनी का नाम याद रखिएगा, ओशो कॉर्प। कौन कौन से बैटल टैंक? T-72 एंड T-90 बैटल टैंक्स। ये जो T-72 T-90 बैटल टैंक्स है स्टूडेंट, याद रखिएगा ये बैटल टैंक इंडिया ने रशिया से परचेज किए थे। ठीक है, जो T-90 बैटल टैंक्स हैं वो हमने रशिया से परचेज किए थे। आपको ये पता होना चाहिए स्टूडेंट, इंडिया ऐसा क्यों कर रहा है, इंडियन आर्मी ने ऐसा पहली बार क्यों किया? क्योंकि यहां पर आप याद रखिएगा कि हमारी डिफेंस की पॉलिसी आई है, डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी हमने रिलीज की थी 2020 में, जिसमें एक टारगेट रखा गया था, टारगेट ऑफ अचीविंग द टर्नओवर ऑफ रुपीज 1,75,000 करोड़ बाय 2025। जी हां, याद रखिएगा इंडिया ने एक टारगेट सेट किया था, टर्नओवर ऑफ 1,75,000 करोड़। इतना टर्नओवर होना चाहिए डिफेंस के अंदर, डिफेंस इंडस्ट्रीज का इतना टर्नओवर होना चाहिए बाय 2025। ठीक है, और इसको $25 बिलियन भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, मेक इन इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं और डिफेंस के इक्विपमेंट की हम चाहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा से ज्यादा भारत में हो, तो इसीलिए ये हमारे पास स्टेप जो है वो लिया गया है। ओके, और यहां पर एक छोटा सा पॉइंट में स्टूडेंट और आपको यहां पर बता दूं कि इसी के अंदर हमारे पास इंडिया ने टारगेट रखा है 5 बिलियन के एक्सपोर्ट का, 35,000 करोड़ के एक्सपोर्ट का। ठीक है, कि एटलीस्ट हम 5 बिलियन का एक्सपोर्ट भी करेंगे। चलिए नेक्स्ट हमारे पास माई स्टैंप ऑन छठ पूजा। तो यहां पर छठ पूजा को लेकर एक स्टैंप इशू की गई है, ठीक है, इंडिया पोस्ट के द्वारा। तो आपने याद रखना है किस फेस्टिवल को लेकर रविशंकर प्रसाद जो कि हमारे मिनिस्टर हैं, उन्होंने स्टैंप इशू की है, छठ पूजा। छठ पूजा हमारे पास सूर्य देवता की पूजा होती है। तो यहां पर आप देखिएगा अ सिंबल ऑफ सिंपलिसिटी एंड क्लीननेस। ठीक है, तो यहां पर एक कॉमेरेटिव स्टैंप, एक यादगार स्टैंप इशू की गई है गवर्नमेंट के द्वारा ऑन द ओकेजन ऑफ छठ पूजा। आपसे मैं सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेता हूं, इंडिया पोस्ट जिसको हम भारतीय डाक बोलते हैं, हु इज द करंट चेयरपर्सन ऑफ इंडिया पोस्ट? आप स्टूडेंट मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए जल्दी से। इंडिया पोस्ट के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जिसको हमारे पास लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर शुरू किया गया था। ठीक है, सो इंडिया पोस्ट के करंट चेयरपर्सन कौन है? तो याद रखिएगा इंडिया पोस्ट हमारे पास 1854 में एस्टेब्लिश हुआ था और इसकी करंट डायरेक्टर जनरल कौन है? अरुंधति घोष। ठीक है, डायरेक्टर जनरल अरुंधति घोष। सो यहां पर ये जो पॉइंट्स हैं आप याद रखेंगे। ओके, लास्ट न्यूज फॉर द डे स्टूडेंट, 2020 ग्लोबल ब्राइबरी रिस्क मैट्रिक्स बाय ट्रेस। एक रिपोर्ट आई है ब्राइबरी रिस्क मैट्रिक्स को लेकर, और यहां पर स्टूडेंट याद रखिएगा एंटी ब्राइबरी स्टैंडर्ड सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन ट्रेस के द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज की गई, जिसमें 194 कंट्रीज और टेरिटरीज को इसमें इंक्लूड किया गया। इंडिया का रैंक क्या रहा? 77th। इंडिया का रैंक क्या रहा? 77th। ठीक है, एज कंपेयर टू 78th पोजीशन इन 2019। तो अब जो स्कोर है इंडिया का वो हमारे पास थोड़ा कम हो गया है, टोटल रिस्क स्कोर 45 हो गया है, पहले 48 था। इसको टॉप किसने किया है? डेनमार्क ने। इस रिपोर्ट को टॉप किसने किया है? डेनमार्क ने। बस दो चीजें याद रखना कि हमारे पास टॉप किसने किया है? डेनमार्क ने, और बेसिकली बस इंडिया का रैंक याद रख लेना, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। तो ये था स्टूडेंट आज का वीडियो, आशा करता हूं आपको सब अच्छे समझ आएगा। हमसे जुड़े रहिए, डू सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।